गांव नौरंगपुर में ठाकुर घनघोर सिंह की तूती बोलती थी। ठाकुर पूरे राजसी टाट-बाट से रहता था। धन की कमी न थी। नौकर चाकर, बंगला, कार सभी सुख साधन मौजूद थे। ठाकुर बड़ा क्रूर और निर्दयी था। गरीबों को कष्ट देने में उसे आनंद आता था। वो मजदूरों से अधिक बेगार लेने की नीयत रखता था। केवल धीरू कुम्हार और धर्मदास पंडित को छोड़कर बाकी सभी लोग ठाकुर की जी हुजूरी और चापलूसी किया करते थे। पंडित तो खैर पंडित था, परंतु धीरू कुम्हार की अकड़ को मिटाने की ताक में ठाकुर हर समय रहता था। एक दिन अपनी हवेली में गुदगुदे सोफे पर लेटा हुआ ठाकुर घनघोर सिंह यही सोच रहा था कि किस प्रकार धीरू की हेकड़ी को खत्म करे। तभी उसे एक युक्ति सूझी। उसे अमल में लाने के लिए वो तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर धीरू के घर जा पहुंचा। गांव के बाहर धीरू का कच्चा मिट्टी का मकान था। वही पड़ोस में गधे बांधने का छप्पर डाल रखा था। छप्पर के आगे उसका पूरा परिवार सवेरे से शाम तक विचित्र चित्रकारी युक्त कलात्मक मिट्टी के बर्तन बनाता रहता था। वही उसकी जीविका थी। ठाकुर घनघोर सिंह को स्वयं अपनी झोंपड़ी पर आया देखकर धीरू अचंभे में पड़ गया। हर्ष और भय दोनों के भाव चेहरे पर आने जाने लगे। हर्ष तो इस बात का कि गांव के मालिक स्वयं उसकी झोंपड़ी पर पधारे हैं, और भय इसका कि कमबख्त जाने क्या बला लेकर आया है। फिर भी धीरू ने हाथ जोड़कर ठाकुर का अभिवादन किया और बोला, मेरे योग्य कोई सेवा थी तो मुझे बुला लेते। आपने क्यों कष्ट किया ठाकुर साहब? धीरू के स्वर में भारी नम्रता थी। कष्ट क्या हुआ? यूं ही इधर से जा रहा था, तुमसे मिलने चला आया। कहो, कारोबार तो ठीक है? बड़े प्यार भरे स्वर से ठाकुर बोला। सरल चित्त धीरू को ठाकुर से इस प्रकार अपंत्वपूर्ण व्यवहार की सपने में भी आशा न थी। प्यार पाकर पुलकित हो गया। प्यार में कुटिलता छिपी थी इसका ज्ञान उसे न हुआ। हाथ जोड़कर बोला, सब आपकी कृपा है। मेरे सुदिन है जो आप मुझ निर्धन की झोंपड़ी पर पधारे। मेरे योग्य कोई सेवा हुआ करे तो निस्संकोच कहला दिया करें। कुटिलतापूर्ण हंसी हंसकर ठाकुर बोला, सेवकों की कमी तो है नहीं। तुम तो कलाकार हो, तुमसे सेवा कराना तो दूर, हम तो ये सोच भी नहीं सकते। हां, तुम्हारी कला की अवश्य परीक्षा लेना चाहते हैं। कला की परीक्षा? मैं समझा नहीं ठाकुर साहब। कृपया स्पष्ट आदेश दे मुझे क्या सेवा करनी है। उसी प्रकार विनीत स्वर में धीरू ने निवेदन किया। हम चाहते हैं ठीक चांदी के रुपए के समान आकार में 1000 मिट्टी के रुपए बनाकर दो। उसकी मजदूरी तुम्हें मुंहमांगी दूंगा। मुस्कराकर ठाकुर ने कहा, बस इतनी सी बात? अवश्य बनाऊंगा ठाकुर साहब। आकार तो रुपए जितना होगा ही, वजन में ठीक 1 तोला बने तो धीरू नाम। नहीं तो नहीं। छाती पर हाथ रखकर अपनी कला की सफलता का निश्चय प्रकट कराता हुआ धीरू बोला, मुझे तुमसे यही आशा थी धीरू। अच्छा, अब ये बताओ कब तक तैयार कर दोगे रुपए? ठाकुर ने कहा, यही कोई 2 महीने में बना दूंगा साहब। धीरू ने मन ही मन समय का हिसाब लगाकर उत्तर दिया, ठीक है ठीक है, तुम अपनी सुविधा से बना देना, कोई जल्दी नहीं है। इतना कहकर ठाकुर अपने घोड़े पर बैठकर लौट गया। उधर धीरू के पास काम की अधिकता थी और ठाकुर को रुपयों की जल्दी भी न थी, इसलिए धीरू ठाकुर की रुपयों वाली बात भूल गया। इस घटना के लगभग 4 महीने बाद धीरू अपने गधों पर मिट्टी लाद कर ला रहा था। ठाकुर पंचायती चौपाल में बैठा था। 4-5 और भी सम्मानित व्यक्ति बैठे थे। जैसे ही चौपाल के आगे से धीरू निकला, उसने पंचायती चौपाल में बैठे हुए सभी सज्जनों का अभिवादन जुहार किया। तभी ठाकुर ने धीरू को रोककर कहा, हमारे रुपए कब तक दे रहे हो? भाई धीरू, तुम्हारा वायदा तो निकल गया। अपनी भूल पर मन ही मन पछताकर धीरू बोला, अब बहुत जल्दी बना दूंगा, सरकार क्षमा करें। अरे ऐसी कोई बात नहीं, अपनी सुविधा से देना, मैंने तो केवल याद दिलाने के लिए कहा था। ठाकुर के इन प्रेमपूर्ण शब्दों से धीरू का भय जाता रहा और वह चला गया।
चौपाल वाली घटना के 10-15 दिन बाद ही ठाकुर पुनः धीरू के घर पहुंचा। ठाकुर के देखते ही धीरू को रुपयों वाली बात याद आई। ठाकुर के बिना मांगे ही बोला, मुझसे भूल हुई सरकार, अब जल्दी से जल्दी आपके रुपए बनाऊंगा। हीले वाले बहुत कर चुके हो, अब अधिक मत टालो। ठाकुर के तनिक आवेश में आकर कहा, अधिक से अधिक 1 महीने का समय और दीजिए सरकार, मैं वायदा खिलाफी पर शर्मिंदा हूं। धीरू ने प्रार्थना की। चलो 1 महीना और सही, यदि 1 महीने बाद भी टालमटूल की तो मुझसे बुरा कोई न होगा, कठोर स्वर में ठाकुर ने कहा। ठाकुर के अचानक रूप परिवर्तन से धीरू सन्न रह गया। उसे व्यर्थ की धौन सहने की आदत न थी, परंतु घर पर आए हुए ठाकुर का अपमान करना भी उचित न जान पड़ा। जरूर बनाऊंगा ठाकुर साहब, बन जाने पर आपके घर दे आऊंगा, आप यहां आने की तकलीफ न करें। इस बार धीरू का स्वर भी जरा कठोर था। धीरू के बदले हुए तेवर देखकर ठाकुर ने भी अधिक बातें नहीं की और वापस लौट गया। धीरू ने मन में सोचा, अब तक तो हरामजादा मौन बना हुआ था। मैंने रुपए बनाना स्वीकार कर लिया तो अब हेकड़ी दिखाने लगा। मैं अब रुपए बनाता ही नहीं हूं, देखो मेरा क्या कर लेता है। बात आई गई हो गई। उस दिन के बाद न तो ठाकुर नहीं रुपए मांगे और न धीरू ने बनाए। लगभग 2 महीने बाद न्यायालय की सूचना को देखकर धीरू का माथा ठनका और ठाकुर की चालाकी समझ में आई। ठाकुर ने धीरू पर 1000 रुपया अदा न करने का आरोप लगाकर सूद सहित 1200 रुपए की नालिश न्यायालय द्वारा करा दी थी। अब तो धीरू बड़ा परेशान। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय उसे नहीं सूझ रहा था। ठाकुर घनघोर सिंह के भय के कारण उसकी बात सुनता भी कौन। ऐसे समय में उसे पंडित धर्मदास की याद आई। वही एक ऐसा व्यक्ति था जो ठाकुर के अन्याय का शक्ति भर विरोध कर सकता था। अतः धीरू पंडित धर्मदास के यहां जा पहुंचा और उसे प्रारंभ से अंत की संपूर्ण घटना सुना दी। धीरू की बात सुनने के बाद धर्मदास आश्चर्यचकित रह गया। ठाकुर घनघोर सिंह है, इतना धूर्त भी हो सकता है, इसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। परंतु अब तो गरीब धीरू फंस चुका था। उसके छुटकारे का उपाय सोचना था। ठाकुर को कोसने का लाभ क्या। तुम न्यायालय में अपने को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास मत करना। उसने तुम्हें चालाकी से फांसा है। मेरे पास भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि तुम्हें निर्दोष सिद्ध कर सकूं, और अपने पक्ष में कोई गवाह भी तुम्हें नहीं मिल सकेगा। इसलिए न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार करना ही पड़ेगा। पंडित धर्मदास ने धीरू से कहा, आप भी ऐसी बात कहते हैं? पंडित जी, क्या आपको भी विश्वास आ गया कि मैंने ठाकुर के रुपए नहीं दिए? लगभग रुआसासा होता हुआ धीरू बोला। अदालत को विश्वास नहीं, प्रमाण चाहिए धीरू। इसलिए यही कहना पड़ता है कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लेना। आगे चलकर ठाकुर के बच्चे से ऐसा बदला लूंगा जो उसे 6ठी तक का दूध याद आ जाए और वो गरीबों का सताना भूल जाए। अब तुम जाओ। उस धूर्त से आप बदला क्या ले सकोगे पंडित जी? और जब अदालत से मुझे दंड ही मिल जाता है तो आपके बदला लेने न लेने का मुझे क्या लाभ? कोई उपाय यदि मुझे बचाने का हो तो बताइए, धीरू ने नम्रता पूर्वक कहा। इस समय तो कोई उपाय नहीं है, किंतु आगे क्या बदला लूंगा ये तुझे बता देता हूं। इतना कहकर पंडित धर्मदास ने अपनी सारी योजना धीरू के कान के पास मुंह ले जाकर धीरे धीरे बता दी। पूरी योजना को सुनकर धीरू फड़क उठा। उसकी चिंता रफूचक्कर हो गई और मुख पर मुस्कान खेल गई। न्यायालय के दंड का भय जाता रहा। प्रसन्नता पूर्वक पंडित जी को नमस्कार करके अपने घर पहुंचा और न्यायालय के बुलावे की तारीख की प्रतीक्षा करने लगा। निश्चित तारीख पर जब धीरू न्यायालय पहुंचा तो क्या देखता है कि ठाकुर के साथ में 8-10 गवाह भी मौजूद है। गवाह प्राय वही आदमी थे जो उस दिन पंचायती चौपाल में बैठे थे। धीरू ने उन सभी लोगों के सामने रुपए जल्दी ही देने का वायदा जो किया था। अब तो धीरू भय से कांप उठा। उसे रह रहकर अपने बाल बच्चों की याद आने लगी। लंबी सांस लेकर वो स्वयं कह उठा, है भगवान,
यदि मेरी सजा हो गई तब? इसके आगे वो सोच न सका और माथा पकड़कर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। तभी उसे दूर से धर्मदास पंडित आता हुआ दिखाई दिया। धर्मदास को देखकर उसकी जान में जान आई। पंडित से मिलकर उसने गवाहों के आने की और चौपाल वाली घटना कह सुनाई। मुझे तो अब स्पष्ट सजा नजर आ रही है पंडित जी। चिंतामग्न धीरू ने पंडित से कहा, व्यर्थ की चिंता मनुष्य को शक्तिहीन बना देती है। चित्त को स्थिर करो। न्यायाधीश को ठीक ढंग से अपनी सफाई देना। सजा क्यों होगी? फिर जो होना है वो होगा ही, चिंता से क्या बनेगा? पंडित जी की इन बातों से धीरू को बड़ा बल मिला। इतने में न्यायालय से धीरू का बुलावा आ गया। न्यायाधीश ने बारी बारी से धीरू और ठाकुर के बयान लिए। धीरू के पास कोई गवाह था ही नहीं। ठाकुर की गवाही उन सभी आदमियों ने इस प्रकार हमारे समाने ठाकुर साहब ने तकाजा किया था और धीरू ने 1 महीने में पैसा देने का वायदा। सभी के बयान लेने पर यद्यपि न्यायाधीश ने जान लिया था कि धीरू निर्दोष है, फिर भी प्रमाण के अभाव में उसने यही फैसला किया धीरू दोषी सिद्ध होता है और न्यायालय उसे आज्ञा देता है कि वो ठाकुर घनघोर सिंह की पूरी रकम सूद सहित वापस करे। न्यायमूर्ति, मेरे पास चल और अचल जो भी संपत्ति है वो केवल 15 गधे हैं। मैं इतनी बड़ी रकम एक साथ कैसे अदा कर सकता हूं? धीरू ने न्यायालय से निवेदन किया। धीरू की बात को सुनकर कुछ देर न्यायाधीश ने सोचा और फिर फैसला दिया, ठीक है, न्यायालय से 10 रुपए प्रतिमाह किस्त के रूप में अदायगी का आदेश दिया जाता है। धीरू यही तो चाहता था। पंडित धर्मदास की ठाकुर घनघोर सिंह से बदला लेने की योजना इसी तरह सफल हो सकती थी। धीरू ने प्रभु का धन्यवाद किया। अदालत से बाहर आकर पंडित धर्मदास को अदालत का निर्णय सुनाया और दोनों आपस में बातचीत करते हुए गांव को चले गए। धीरू उसी दिन शाम को ठाकुर घनघोर सिंह के बंगले पर पहुंचा और हाथ जोड़कर जुहार की। ठाकुर ने सोचा कि झटके में साले की हेकड़ी हवा हो गई। पहले तो कभी मेरी हवेली पर नहीं आया। ठाकुर घनघोर सिंह से टकराकर देख लिया बच्चों ने। अभिवादन स्वीकार करने के बाद ठाकुर ने धीरू से अकड़कर पूछा, आप कैसे आया? मैं आपकी प्रजा हूं, अन्नदाता। मैं बेगार को बुरा समझता था, परंतु मुझे अब होश आया है। हमारा जन्म तो आपकी सेवा के लिए ही हुआ है। अब मुझे सरकार का 10 रुपए महीने का कर्जा उतारना है। कृपा करके कोई बोझा ढोने का काम हो तो मुझे बता दिया करना। अत्यंत विनम्र वाणी में धीरू ने कहा, अच्छा तो अब ये बातें, मैं 10 रुपए महीने लेना स्वीकार न करता तो झक मारकर 50 जगह से पूरे पैसे का इंतजाम करता, और अब 10 रुपए महीने का काम भी मैं ही हूं। खैर, ठाकुर घनघोर सिंह के यहां काम की कमी नहीं है। बोझा ढोने का काम तुझे दूंगा। बड़े घमंड से ठाकुर ने जवाब दिया। जय हो अन्नदाता, कहकर धीरू प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट गया। इसके बाद ठाकुर ने धीरू से मनमानी बेगार लेना आरंभ कर दिया। ठाकुर अहंकारी और दंभी तो था ही, वो खरीदे हुए गुलाम की तरह से धीरू से काम लेता, किंतु धीरू भी प्रत्येक बेगार को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करता, मानो कुछ हुआ ही न हो। एक दिन दोपहर को अपने काम से थककर धीरू अपनी झोंपड़ी में आराम कर रहा था कि ठाकुर का एक नौकर आया और धीरू से बोला, तुम्हें ठाकुर साहब ने बुलाया है, शाम को उनके कमरे पर पहुंच जाना। जरूर पहुंच जाऊंगा। क्या काम है? धीरू ने पूछा। जमींदारों पर तो वही रौब गांठने और बेगार लेने का काम होता है धीरू भाई। ठाकुर के नौकर ने धीरू से कहा। अब तो गांव के बहुत से लोग धीरू से पर्याप्त प्रेम और ठाकुर से घृणा करने लगे थे, क्योंकि गांव में सभी को यह मालूम हो गया था कि ठाकुर ने धोखे से धीरू को फांसा है। फिर भी क्या बेगार, कुछ बताओ तो सही भाई। धीरू ने फिर दोबारा पूछा। किसानों के खलिहानों से 1000 गेहूं की बोरियां ढोढोकर गोदामों में रखनी है, नौकर ने बताया। अच्छा, मैं शाम को अवश्य पहुंच जाऊंगा, ठाकुर साहब से कह देना। यह कहकर धीरू ने ठाकुर के नौकर को विदा किया और स्वयं तुरंत ही पंडित धर्मदास से मिलने चला गया। वहां दोनों ने कानाफूसी की और आगे का कार्यक्रम तय कर लिया।
शाम को जब धीरू ठाकुर साहब के यहां पहुंचा तो ठाकुर साहब किसी आवश्यक काम के विषय में पंडित धर्मदास से घुट घुट कर बातें कर रहे थे। धीरू ने वहां पहुंचकर बारी बारी से दोनों का अभिवादन किया। ठाकुर साहब को जुहार और पंडित जी को पालागन। पंडित जी ने तो आशीर्वाद दिया, किंतु ठाकुर भला ऐसे गरीबों की जुहार का क्या उत्तर देता। ठाकुर कर्कश वाणी में बोला, तू आ गया। किसानों के खलिहानों से 1000 बोरी उठाकर गोदाम में रखी जानी है। बहुत अच्छा अन्नदाता, कहकर धीरू उल्टे पैरों तुरंत लौट आया। ठाकुर ने धीरू के इस आचरण को अपना विशेष सम्मान समझा और पंडित जी के सामने और अधिक अकड़ कर बैठ गया। अकड़ता भी क्यों नहीं, गांव में केवल एक पंडित धर्मदास ही तो था जो उसके कारनामों में कभी कभी रोड़े अटकाया करता था। अब तो वो भी स्वयं उसके बंगले पर मिलने आया था। अब उसका गांव पर एकछत्र शासन था। पंडित धर्मदास वहां अधिक देर रुककर सीधा धीरू के घर पहुंचा और धीरू से बोला, धीरू, कल सारे गेहूं मेरे गोदाम में जाएंगे और 1000 खाली बोरी ठाकुर के गादम में। समझ गया ना? अच्छी तरह। मैं इस दाब के इंतजार में तो था ही। खुशी से चहक कर धीरू बोला। दूसरे दिन धीरू ने वही किया। गेहूं तो सब पंडित के गोदाम में भर दिया और खाली बोरी ठाकुर के गादाम में। धीरू के उस काम में ठाकुर के उन नौकरों ने भी, जो ठाकुर से जले भुने बैठे थे, काफी सहयोग दिया। ठाकुर को जब इस बात का पता चला तो आगब बूला हो गया और क्रोध से पैर पटकता हुआ घोड़े पर सवार होकर धीरू के घर पहुंचा। पंडित धर्मदास भी वहां मौजूद था। वो बोला, देखिए क्या जमाना आ गया है पंडित जी। इस नीच कुम्हार की ये हिम्मत कि मुझे उल्लू बनाए। पंडित जी को संबोधित करके जमींदार ने धीरू को कोसा। क्या बात हुई ठाकुर साहब, इस गरीब आदमी को गाली क्यों देते हो? पंडित जी ने अनजान बनते हुए कहा, यह साला गरीब नहीं, बड़ा हरामी है। क्रोध से हाफते हुए ठाकुर ने कहा, देखिए ठाकुर साहब, गाली गलौज करना भले आदमियों का काम नहीं है। इसने यदि आपके साथ कोई छल किया है तो न्यायालय का द्वार खटखटाइए। आपने पहले भी तो यही किया था। पंडित जी ने बड़े रौब से ठाकुर को डांटा। अब ठाकुर के होश ठिकाने आए और मन ही मन पंडित और धीरू दोनों को खूब गालियां दी। पंडित दबंग था और स्वास्थ्य में भी ठाकुर से तगड़ा था, इसलिए स्पष्ट कुछ कहने की हिम्मत न हुई। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते केवल इतना कह गया, तुम दोनों को देख लूंगा। इस घटना के दूसरे दिन ही शहर जाकर धीरू पर मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे की तारीख पर दोनों पक्ष गए, किंतु इस बार पासा पलटा हुआ था। धीरू के साथ गवाह के रूप में पंडित धर्मदास थे और ठाकुर का कोई गवाह न था। आपने गेहूं से भरे बोरों के स्थान पर खाली बोरे घनघोर सिंह के गोदम पर उतारे हैं। सफाई में कुछ कहता चाहते हो? न्यायाधीश ने धीरू से पूछा। यह झूठा आरोप है मान्यवर। मुझे केवल यह कहा गया था 1000 बोरे खलिहान में पड़े हुए हैं, उन्हें गोदाम में रखाना। खाली और भरे की कोई बात न थी। धीरू ने निवेदन किया। कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह है आपका? न्यायाधीश द्वारा वो पूछने के साथ ही पंडित धर्मदास उपस्थित हो गया और धीरू की बात का समर्थन किया। ठाकुर ये सहन न कर सका। आवेश में चीख कर बुलाए, दोनों मिलकर मेरा माल हड़प करना चाहते हैं। पाजी कही के हथौड़ी से मेज पीटकर जज ने शांत किया और कहा, जो भी कहना हो शांत होकर कहिए। इनको झूठा सिद्ध करने का क्या प्रमाण है आपके पास? इनके पास तो हमें झूठा सिद्ध करने को कोई प्रमाण हो ही क्या सकता है, परंतु मेरे पास एक और भी पक्का प्रमाण इन्हें झूठा सिद्ध करने के लिए है। यो कहकर पंडित जी ने कंधे पर लटके थैले से टेप रिकॉर्डर निकालकर मेज पर रख दिया और उस दिन वाली घटना का रिकॉर्ड ज्यों का त्यों सुना दिया। अपनी आवाज को उस छोटे से यंत्र में सुनकर ठाकुर अवाक रह गया। उसने इसे किसी देवता का चमत्कार समझा और न्यायालय से क्षमा मांगकर केस को वापस ले लिया। घना घोर सिंह ने कोर्ट में तब तक हमेशा झूठे केस जीते थे और अब वो सही और सच्चे केस को हार कर जा रहा था।
अदालत के कमरे से बाहर निकलकर पंडित जी से ठाकुर घनघोर सिंह बोला, वो क्या चमत्कार था पंडित जी? ये सब कुछ तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया गया था ठाकुर। मिट्टी के 1000 रुपए बनाने की कहकर छलपूर्वक इस गरीब को सताते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। मुझे इस अधर्म की कमाई का क्या करना है? आज ही आप अपने नौकरों को भेजकर अपना गेहूं मंगा लेना, वो मेरे गोदाम में रखा है। परंतु भविष्य में फिर कभी किसी के साथ ऐसा अन्याय मत करना है, प्रतिज्ञा करो। पंडित जी ने ठाकुर को समझाते हुए कहा। ठाकुर ने कभी किसी गरीब को न सताने की शपथ ग्रहण की अहंकार त्याग कर ठाकुर ने पंडित जी की सराहना की और धीरू से गले मिला और प्रेम पूर्वक तीनों साथ साथ ही गाँव आए।